हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, क्या बात कर रहे थे हम लोग। बात कर रहे थे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें तो विकास। जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं किसी देश का, किस जगह का किस विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है ना, मतलब पहले से थोड़ा अच्छा होना, कुछ चेंजेस होना। वैसे ही हम लोग अपने अर्थ के अंदर जो क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस होकर नए चीजें आ रही है, कन्वर्ट हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे हम हमारी बात कर लें, हम धीरे धीरे जैसे चेंज होते हुए आए और बंदर से आज क्या बन गए, मानव बन गए। वैसे ही हम अलग अलग चीजों को देखेंगे कि अर्थ के ऊपर किस प्रकार से क्या हुआ है, हमारे अर्थ के अंदर डेवलप होते हुए, विकास होते हुए कैसे। पहले सबसे पहले हमने बात की अर्थ, ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बना, अर्थ कैसे बना, अर्थ के अंदर चेंजेस कैसे आए, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सब की बात हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली। चलो आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। सारे चैप्टर क्या है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। थोड़ा ये एनसीईआरटी से समझ में कम आता है, तो इसको आपको क्या करना है, इसे समझना है। कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम हो कमेंट करना है, और साथ साथ में इसको क्या है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं। इसके पीवाईक्यू करोगे तुम्हारे को क्या है, आइडिया लगेगा। मैं चैप्टर खत्म होने के एंड में तुम लोगों को इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा फोकस करना। वहां पर क्या होता है, चाहे मैं सीयूटी की बात करूं, नीट, नर्सिंग, सबकी बात करता हूं, 12th के जो पोर्शन है इस चैप्टर का, एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स भी बताऊंगा, जिसमें क्या है तुम लोगों को पता चलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो उस पर फोकस और क्या करना है, ज्यादा करना है। तो चलो बिना बोरिंग किए शुरू कर देते हैं। चलिए, काफी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आज या फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी हमने बात की थी, ये थी ओपेरन हेल्डेन की थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी बात करते हैं, जिसके अंदर दो थ्योरी पढ़े थे हम लोग, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, इसी से आगे सब कुछ हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक ये वाला डायग्राम दिखाया, तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं ना जो जो ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी, इसके अंदर हम बस ये वाला कोई डायग्राम ऐसा नहीं कि एक एक चीज रटनी है, नहीं रटना है। इसके अंदर मैंने आपको तरीका बताया था कैसे पढ़ना है इसको। और बच्चे कुछ, जैसे कि मैंने देखा कि कुछ बच्चे मॉर्निंग के अंदर जो क्लास का मैंने देखा कि कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश में जो थे वो तो कुछ वर्ड आ रहे थे, तो बोल रहे थे हिंदी। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो टर्म्स बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में सेम होती है, अब जैसे ये ट्राइनोसोरस रेक्स लिखा हुआ है, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा होगा, ट्राइनोसोरस रेक्स। तो चाहे ऐसे लिखा रहा हो चाहे वैसे लिखा, तो अब तुम्हारे को कोई हिंदी इंग्लिश नहीं आती भाई, उसमें तुम लोगों को तो इतना तो आना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश में ये, अब ये ट्राइनोसोरस रेक्स लिखा है तो ये वही रहेगा, चाहे मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तब भी वही रहेगा। मैं डायनासोर को इंग्लिश में भी डायनासोर ऐसे लिखूंगा और हिंदी में भी डायनासोर लिखूंगा तो डायनासोर ही लिखूंगा। तो उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता बेटा, तो वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल चीजें समझने की, समझाने की, वो सारे मैं हिंदी में यूज करूंगा। नोट्स भी लगभग सारे हिंदी में रहेंगे, बस डायग्राम्स वगैरह ये थोड़ा बहुत इंग्लिश में रहेगा। आपके पास में एनसीईआरटी उसमें पूरा प्रॉपर हिंदी में है ना, तो ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। कभी कभी बाई चांस मान लो हिंदी में पेपर में जब गलती होती है ना, तो मैं पता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबने बोल दिया है कि जब भी पेपर में प्रॉपर मेंशन करके पॉइंट लिखा होता है, यदि हिंदी के अंदर गलती पाई जाती है तो क्या है, इंग्लिश मान्य होगी। तो इसके कारण है ना, पॉइंट स्पेशली लिखा रहता है जो पेपर होता है उसके अंदर। तो ये चीज तुम्हारे को गलती नहीं करनी है। यदि क्वेश्चन में थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो क्या चेक करना है, इंग्लिश वाला चेक करना है। ठीक है, दोनों में गड़बड़ होगी तब कुछ चेंज होगा, वरना कुछ भी चेंज नहीं होगा, तुम्हारा नंबर चला जाएगा। तो इंग्लिश गड़बड़ हिंदी वाले में थोड़ी भी लगे, इंग्लिश वाला भी चेक कर लो। ठीक है, कितना टाइम लगता है, तो ये मैंने देखो बताए थे डायनासोर को यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार से एक चार्ट ट्री बना रखा है, जिसमें हमने अलग अलग को देखा था। तो यदि तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है ना, तो ऐसे पूछ लेगा ए बी सी, मान लो डी, और पूछ लेगा इसमें से बी और डी क्या है, तो वो नाम नहीं देगा, डायग्राम दे रखा होगा। तो तुम्हारे को पता होना चाहिए ट्राइनोसोरस रेक्स था वो, ये था सबसे खतरनाक वाला, 20 फीट का था, ये बेचारा सबसे भोला भाला था, मतलब 20 से ठीक है, और ये था। यहाँ पर मैंने ट्राई ट्राई से समझाया था, यहाँ 3 सींग होते हैं इसलिए इसका नाम हमने ट्राई बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर सींग बने हुए हैं इसलिए इसको देखो कांटों के जैसे, तो इसको सेनोसोरस बोल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करने का तरीका तुम लोगों को खुद से बनाना है यार। थोड़ा क्रिएटिव, मीम कैसे बनाते हैं लोग, वैसे ही तुम्हें भी थोड़ा सा क्रिएटिव होना है ट्रिक वगैरह बनाने के लिए। ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इंग्लिश हिंदी में दे रखी है, इसलिए मैं इंग्लिश में बता देता हूं ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब वैसे पूछोगे तो सर क्या ये भी एक एक वर्ड याद करना है, नहीं, इसको नॉर्मली समझ लो एक बार बस। ठीक है, यदि एग्जामिनर को सोच ही रखा है कि तुम्हारे को थोड़ा परेशान करना ही है, तब वो इसमें से जरूर क्वेश्चन देगा।
वरना इसमें से क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा हार्ड ज्यादा हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस पड़े रहते हैं, होमोलोगस, एनालॉगस, अनुकूलीय विकिरण वगैरह, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है, और ह्यूमन इम्यूलेशन जो है उससे क्वेश्चन ज्यादा आता है मोस्टली। ठीक है, तो बट उसको ये तुम्हें परेशान करना ही है तो दे देगा। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर बात करते हैं एरा। एरा से सब तुम युग समझ सकते हो ना, पुराने जितने भी हुए, आज जितने आगे कितना आएगा, उन सबको एरा कहा जाता है, युग। ठीक है, उसके अंदर एरा के अंदर बात करते हैं पीरियड्स की, और इसके अंदर बात करते हैं उसकी। अब इसमें देखो कि सबसे पहले आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, थोड़े थोड़े इसको ध्यान रख लो, और इसके अंदर क्या क्या हुआ था वो ध्यान रखना है बस। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले जो अभी जो चल रहा है एरा, वो कौन सा है? सीनोजोइक। अब सीनोजोइक मतलब सीन करना, मैं इसको ट्रिक से समझा रहा हूं, वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अपने मन से समझा रहा हूं। सीनोजोइक मतलब सीन करने वाला, जो अभी हम सीन कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं, ऐसे ही मानेंगे ना। मैं अभी जो आसपास देख रहा हूं उसका मतलब सीन कर रहा हूं उसको। देखना, मैसेज देखते हैं तो बोलते हैं नहीं सीन हो गया है, वैसे ही यदि मैं बात कर रहा हूं जो चीज देख रहा हूं मैं अभी, तो वो क्या है? सीन हो रहा है, तो मतलब हो गया सीनोजोइक, जिसको हम अभी देख रहे हैं, तो ये हो गया सीनोजोइक। मतलब अभी का जो टाइम है वो किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा? सीनोजोइक के अंदर आएगा। याद हो गया? कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जो तरीका बताया, सीनोजोइक मतलब जो अभी सीन कर पा रहे हैं, तो सीनोजोइक हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर कौन कौन से देखने को मिलते हैं? बर्ड्स, मैमल्स, एंजियोस्पर्म, ये सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर में कौन आ रहे हैं? यदि एनिमल्स में हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, सबसे ऊपर कौन आ रहा है? बर्ड्स और मैमल्स आ रहे हैं। प्लांट्स में सबसे ऊपर कौन आ रहे थे? एंजियोस्पर्म आ रहे थे, आवर्तबीजी आ रहे थे। और बर्ड मतलब पक्षी, मैमल्स मतलब स्तनधारी, और कुछ बताना है हिंदी में? ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर यदि हम एरा से पीरियड के अंदर जाते हैं तो कार्टनरी और टेट्रिनरी मतलब 3 और 4। इस ऐसे ध्यान नहीं, याद नहीं रहना कि सर ये वर्ड अजीब है, याद नहीं रह रहे, 3 और 4 याद रख लो। उसी को ये जब कन्वर्ट करते हैं ऐसे लिखना होता है, जब 3 और 4 को ऐसे लिखा जाता है। क्वाड्रेंट मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये एज ऑफ मैन, अभी टाइम सबसे ज्यादा कौन है? मैमल्स। मैमल्स में भी कौन सबसे ज्यादा? मेंस। ठीक है, मेंस मतलब ह्यूमन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको आइस एज कहा जाता है। इसके अंदर सबसे जो लाइफ फॉर्म की सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? एंजियोस्पर्म है, बर्ड से और मैमल से, मतलब आवर्तबीजी है, पक्षी है और स्तनधारी है। ये सबसे ज्यादा अभी के टाइम में डोमिनेंट है। ठीक है, हम डोमिनेंट भी समझेंगे, डायनासोर कब डोमिनेंट थे, रेप्टाइल्स। ठीक है, उसके उससे नीचे जाते हैं तो मीजोजोइक आया था। क्या आया था? मीजोजोइक। तो देखो पीएमसी, तो इसका ट्रिक ये है जो आपको याद करना है। ठीक है, और इससे भी नीचे आ रहा है पी, पर मैं नीचे वाला आपको एक बार छोड़ दो, आप यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि ओरिजिन यहां से स्टार्ट हुई, बट यहां से आपको समझ में आएगा पीरियड यहां से लिखे हुए, तो तुम लोग यहां से याद करोगे ना। तो मैं तुम्हारे को ट्रिक बताता हूं। पीएमसी, सर ये पीएमसी क्या है? पीएमसी क्या है? और इसमें तो तुम लोग आगे पीछे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री करोगे तो आगे पीछे कर लोगे। मैं एक और तो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इस प्रकार से याद रखोगे। प्राइवेट, ये हो गया प्राइवेट, ये हो गया मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ऐसे याद रख लो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पापा मम्मी का, अच्छा वो तो ठीक है। अब यहां पर एक और तरीका बना सकते हो, सर हमें तो इस पी को भी याद रखना है। पास, क्या आपके पास में, घर के पास में क्या है? कौन सा है? गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट है। किसी ने पूछ लिया कि आपके घर के पास में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, तो बोलोगे पास में कौन सा है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये मेरी ट्रिक मैंने अभी हाथों हाथ जनरेट की है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो मीजोजोइक के अंदर है, मीजोजोइक के अंदर भी 3 देखने को मिलता है। यहां पर देखो एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला गया है। ऊपर वाले में हमने किसकी बात की थी? उससे पहले नीचे आते हैं, बर्ड से नीचे आते हैं रेप्टाइल्स, मतलब पहले कौन थे डोमिनेट? रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स के बाद में बर्ड्स और मैमल्स हुए। ठीक है, मैं उल्टा ऊपर से जा रहा हूं ना, बाकी पढ़ाते हैं ऐसे, मैं ऊपर से समझा रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, तब ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद रहेगा। अब इसके अंदर देखो ट्रायसिक, जोरासिक। जोरासिक मतलब तुम लोगों को पता हो तो जोरासिक पार्क डायनासोर की एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवियां, जिसके अंदर जोरासिक पार्क के अंदर डायनासोर दिखाया गया है। यदि देखा ना हो तो जाकर चेक करना, जोरासिक पार्क लिखोगे ना तो डायनासोर की मूवी है, तो उसे याद रख लोगे ऑटोमेटिकली कि जोरासिक मतलब कौन सा था? गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, इसीलिए उसका नाम भी रख दिया था, जोरासिक पार्क मूवी का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ट्रायसिक, जोरासिक और एक टीजेसी, सॉरी टीजेसी है ना, टी जे सी,
ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, ट्रायसिक, जोरासिक और क्या है, क्रिस्टेशियस। ठीक है, अब इसमें देखो सब जब मीसोजोइक स्टार्ट हुआ था उस टाइम क्या आए थे, फर्स्ट मैमल्स आए थे, फर्स्ट डायनासोर आए थे, उसी टाइम में डायनासोर खत्म हुए, मैमल्स उस क्या थोड़े बहुत आए थे, बट क्या था उस टाइम डायनासोर बहुत खतरनाक थे, वो एक्सीडेंट, तो जब तक डायनासोर थे तब तक मैमल्स अच्छे से पूरा डेवलप नहीं हो पाए थे, तो आए थे बट डेवलप नहीं हुए थे। फिर आए जोरासिक जिसके अंदर पूरे रेप्टाइल्स जो डायनासोर थे वो सबसे ज्यादा फैल गए और उसके बाद में बेचारे विलुप्त हो गए। तो ठीक है, यहाँ पे तो क्या थे, डायनासोर बहुत ही खतरनाक कंडीशन में थे, और नेक्स्ट वाले जब गए डायनासोर क्या हो गए, एक्सटेंशन हो गए, मतलब डायनासोर एकदम से ही खत्म हो गए। तो उस समय जब डायनासोर खत्म हो गए तब क्या आए, प्लांट्स आए और मॉडर्न बर्ड्स आई, क्योंकि बर्ड्स जो किससे कन्वर्ट हुई थी, डायनासोर से भी तो बर्ड्स कनेक्ट हुई थी। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो आपस में कनेक्टेड थी, और जब डायनासोर एक्सटेंशन हुआ तब क्या हुआ, तब भाई देखो मैमल्स का दिन आए अच्छे, और क्या हुआ, मैमल से वो अच्छे से डेवलप हुए और आइस एज के अंदर वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आता पैलेओजोइक, पैलेओजोइक के अंदर देखो कार्बियन, ऑर्नियोइक, सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बनिफेरस। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, तुम्हारे को दो चीजें ध्यान रखना है, गोल्डन एजेस ध्यान रखनी है। यदि डेवोनियन आ जाए तो मतलब गोल्डन एज थी किसकी, फिश की थी, किसकी, मछलियों की। यदि आपको पूछ ले कि गोल्डन एज किसकी थी तो देखो डेवोनियन थी। सिलूरियन जो थी वो किसकी गोल्डन एज थी, जॉलेस फिश, जिसके अंदर जबड़ा नहीं था, वो वाली फिशेस थी। ये जो ग्रीन कलर कर रखे नहीं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और यदि मैं कार्बनिफेरस की बात करूं, इसमें जो फर्न थे, फर्न और कौन से सीड वाले जो प्लांट है उनका क्या था, और एम्फीबियन। अब देखो मैं आपको यहां से उल्टे से समझाऊं, यहाँ पे एम्फीबियन आए, यहाँ रेप्टाइल्स आए, या बर्ड्स और मैमल्स आगे। क्या आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम में क्या देखा, सबसे पहले फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर मैमल्स। क्या ये ऑर्डर है? तो जैसे जैसे हम लोग नए की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे अभी का टाइम ये चल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा पहले, सबसे पहले ये थे, उसके बाद में ये ऐसे कन्वर्ट हुए, सब आपस में क्या थे, लिंक थे, क्या थे, लिंक थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, ये हो गया जोलस। अब उसके नीचे इन्वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, इन्वर्टिब्रेट से नीचे जाएंगे तो और क्या आ जाएंगे, तो हमने पढ़ा है प्लांट एनिमल किंगडम, जो पढ़ा है हमने एनिमल किंगडम के अंदर हमने देखा है क्या है, पोरीफेरा से जब हम स्टार्ट करते हैं, पोरीफेरा से लेकर क्या है इनवर्टिब्रेट्स जो पूरे, और उसके बाद में हमने बात की वर्टिब्रेट्स की, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की बात की हमने। ठीक है, नॉन कॉर्डेट की बात की और कॉर्डेट की बात की से तो उसके अंदर यदि हम बात करें स्टार्ट वाले, उसके बाद में जब आए हम कॉर्डेट्स की बात की, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन सब की जो बातें की वो क्या आपस में कनेक्टेड, एक के बाद में ऐसे डेवलप होते गए, और जब डेवलप हो रहा है उसी को तो हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आया समझ में? तो इस डायग्राम से मेनली समझ में क्या रहा, किस प्रकार से विकास हो, एक सेलुलर, सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर, मल्टी से छोटे, छोटे से और बड़े और बड़े और बड़े करते हुए आज का टाइम है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और आज के टाइम से पुराने टाइम में जा सकते हो, पुराने टाइम से आज के टाइम में आ सकते हो। इस प्रकार से चार्ट को क्या है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा है, बट इसमें क्या है, तुम लोग जब इसको समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नाम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे। बट इसको मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, जहां पर पढ़ते हो टेबल कुर्सी पर, कि नहीं सर हम तो बेड पे सोते हुए पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, टेबल कुर्सी रखनी है, उस पर पढ़ोगे तब तुम लोगों को क्या दिखाई देगा, एकदम प्रॉपर दिखाई देगा ये सब कुछ। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये है, ये वाला देखो। अभी जैसे मैंने ये बताया कि एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, अब ये प्लांट्स का डायग्राम है। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स का, इसको भी थोड़ा बहुत हमारे को ध्यान में रखना है। कैसे सर? अभी मैंने ये तीन बताए, इसकी ट्रिक क्या बताई थी, पीएमसी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इससे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं सर इसके बाद में हम इसको गलत नहीं करेंगे। अब सी के अंदर एबीसीडी का वर्ड कौन सा होता है, सी, ए बी सी मतलब 3 नंबर, तो यहां देखो तृतीयक और चतुर्थ, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 और 4। भूलोगे इसको? नहीं सर, सर इतनी ट्रिक है कहां से याद रखेंगे, बार बार देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाए, खुद की बना लो। फिर एम, अब सर इसके नीचे तो फिर एम कितने नंबर आता, नहीं, हर चीज में सेम ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। ट्रायसिक, जोरासिक और क्रस्टेशियस। अब इसमें देखो ये वाले जोरासिक वाला मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, डायनासोर सबसे ऊपरी लेवल पर थे, वो काल ऐसा था जिसके अंदर डायनासोर सबसे खतरनाक पोजीशन पर थे, और उससे अगले वाले में बेचारे लुढ़क गए सारे। ठीक है, और ये वाला था जब डायनासोर आए, ये मजे किए उन्होंने और ये चले गए। ठीक है उसके बाद में यदि हम बात किया सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस और पर्मियन,
तो मैंने बोला कि कार्बोनिफेरस जो था, फर्न वगैरह थे, एम्फीबियंस वगैरह आए, और क्या था यहाँ आए थे एम्फीबियंस, और फिशेस थी वो क्या थी, वो डेवलप हो गई थी प्रॉपर, ठीक है। और डेवोनियन के अंदर क्या थी, जो लेस फिशेस आई थी। तो ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, यदि मैं बात करूं, ठीक है, प्लांट्स में यदि मैं बात करूं, लगता है फोटो कट गया है शायद, नहीं नहीं कटा, नहीं इतना ही रखा है मैंने, थोड़ा सा कटा है, हाँ आया नहीं होगा, मैंने सही नहीं किया हो, ठीक है। उसको मैं नीचे 2-3 और है, ध्यान रख लेना उसको, ठीक है, उसकी भी ट्रिक बना लेना अपने मन से। अब इसमें क्या है ना, अरे भाई रुक जा, अब इसमें देखो, जब मैं इसको बात करता हूं साइलोफाइटोन की, अब यहां से सारे आपस में कनेक्टेड, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इन सबके पूर्वज एक ही है। इस डायग्राम से यही समझ में आ रहा है, देखो सब लोग एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार का क्या बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं जिसको परिवार वृक्ष कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, दादाजी, दादाजी के पापा, उसके उनके पापा, उनके पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, फिर ऐसे क्या है, पर देखते हैं तो एकदम बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। वैसे ही ये सबके इनके पूर्वज है, और ये सब देखो ऐसे ऐसे बढ़ के आ गए। और यहाँ पर देखो सब आपस में एंड में क्या थे, एक से कनेक्टेड थे। ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स देखोगे, जिम्नो, एंजियो, और ये देखो लास्ट में। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, डाइकोट पहले आया था, मोनोकोट बाद में आया था। ये वाला एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये ध्यान रखना है, डाइकोट पहले, मोनोकोट। बट डाइकोट आप लोग देखते हो ज्यादा अच्छे, क्या क्या होता है कि अच्छे से डेवलप होता है, वो डाइकोट होता है, हर जगह मोस्टली देखते हो तुम लोग, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले डाइकोट आया था, उसके बाद में मोनोकोट आया था, ठीक है। तो ये वाला इससे डायग्राम से पता चलता है तुम्हारे को। बाकी तुम लोग अब इसमें मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता हूँ, ये तो तुम्हारे को देखने पड़ेंगे किसके अंदर क्या देखने को मिलता है। मोस्टली कंडीशन इसमें से मैं बोलूंगा कि 1 या 2% चांस है इसमें से क्वेश्चन आएगा, 98% बाकी वाले पोर्शन से आएगा, ठीक है। तुम्हारी किस्मत खराब है तो आएगा इसमें से, कि सर हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर देखो, यदि मैं बात करता हूं, यहां पर जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपको पता है ये क्या है, ये एक डायनासोर है। बट आपको दिख कैसा रहा है, चिड़िया के जैसा दिख रहा है, बर्ड के जैसा दिख रहा है। तो ये लिंकेज है, किसके बीच में लिंकेज होता है, मतलब दो के बीच की जोड़ने वाली कड़ी, दो चैन होती है, उनको बीच में जोड़ने की कैसी कड़ी होती है, वैसे ही ये दो चैन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ऐसी एक कड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या है, जोड़ने वाली एक कड़ी है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक होता है। अब इसमें देखो, इसको आर्कियोप्टेरिस कहा जाता है, इसके बीच जो है कंकाल वगैरह हमारे को देखने को मिले थे, ठीक है। तो आपको यदि पूछ ले लिंकिंग जो है, कनेक्टिव लिंक किसके बीच में, रेप्टाइल्स और एविज के बीच में कौन होता है, तो आर्कियोप्टेरिस। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है प्रॉपर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसे पूछेगा आर्कियोप्टेरिस किस किस के बीच में लिंकेज है, तो भी ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स और एविज के बीच में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यहां पर देखो, यदि हम बात करते हैं जूलॉजिकल हिस्ट्री की, तो अर्थ के अंदर क्लोजली ऑफ द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब इसके अंदर देखो तुम्हारे को जो ये मिलते हैं, कहां पर जब खुदाइयां वगैरह होती है, तो उसमें क्या कंकाल वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं, हमारे पूरे पुराने पूर्वजों को ही तो दिखाते हैं। अब जब जैसे अब एक साथ देखे तो डायनासोर भी हमारा पूर्वज ही हुआ फिर तो, क्योंकि सब आपस में क्या थे, लिंकेड ऐसे वही तो थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। और यही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से समझाते हैं इसको हम लोग। टाइम्स उससे रेडियोग्राफी उससे निकाल भी सकते हैं। फॉसिल्स जो होते हैं, ये फॉसिल्स है, तो इन फॉसिल्स के अंदर से जो कार्बन डेटिंग करके इनका एज उम्र निकाला जाता है कि किस जमाने में, किस टाइम में, कौन से एरा में ये थे, ठीक है। उससे टाइम का पता चला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, डार्विन जी पर। किस पर आ जाते हैं, डार्विन जी। डार्विन जी का क्या था, सबसे बड़ा शौक था घूमने का। क्या था, घूमने का शौक था। मस्त घूमते थे, चिल करते थे, मजे में एकदम बड़े बड़े जहाज लेकर घुमा करते थे, ठीक है। इनको देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, ये क्या बात करते हैं, डार्विन जी ने क्या क्या बताया था। एक तो नेचुरल सिलेक्शन बताया था इन्होंने, सबसे मेन चीज थी, और एक ब्रांचिंग। अब इसमें देखो, मान लो कोई भी वेरिएशन प्रेजेंट है, यदि हम देखते हैं कोई पॉपुलेशन उसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है, तो उसकी बात करूं मैं, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या होता है, डार्विन ने ये बताया कि जो सबसे ज्यादा कोई स्पीसीज या किसी कम्युनिटी में बात करूं या कहीं पर भी बात करूं, जो सबसे ज्यादा फिट होगी वही यहां पर रहेगी, दूसरी वाली एक्सटेंड हो जाएगी या फिर हट जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों कि जो है नेचर जो है हमेशा अच्छी चीज को ही सिलेक्ट करता है, जो खराब चीज होगी, कम एफिशिएंसी वाली होगी, उसको क्या है, नेचर खुद ही रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक
वर्ण या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। आया समझ में? मतलब डार्विन का मतलब ये था। अब इसको कनेक्ट कर दिया किससे? रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। अब मान लो दो शेर है, एक शेरनी है। अब मान लो दो शेर है, एक शेरनी है, तो भाई बोलेंगे भाई शेर में से शादी कौन करेगा? शेरनी से। तो भाई दोनों की आपस में लड़ाई होगी। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो शेरनी से शादी कर लेगा, ठीक है। बेचारा जो फिट नहीं होगा वो हार जाएगा। तो वैसे डार्विन ने इसी के अकॉर्डिंग बताया कि भाई जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई। और भी बहुत से उन्होंने एग्जांपल दिए थे, बट ये एक एग्जांपल हो जाता है, समझने के लिए आसान रहता है। अब यदि मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट, तो इसमें देखो जो उन्होंने क्या है, एक और जो डार्विन जी के जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी टाइम में डार्विन के साथ साथ में एक और थे, एल्फ्रेड वॉलेस। ये भी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में छोटा सी जगह से नाम दे रखा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान, डार्विन वाला पढ़ेंगे फ्लो में चले जाएंगे कि हाँ ये भी डार्विन नहीं बोला था, इस पर ध्यान नहीं जाता। और ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, नीट में पूछा गया था, तो सीयूटी में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर बनाने वाले तो एक ही है। अब इसमें देखो ये कहां पर उन्होंने कहां पर काम किया था? मलय द्वीप समूह पर। किस पर? मलय द्वीप समूह पर। हाँ नहीं, डार्विन था वो। ये कौन है? अल्फ्रेड। जस्ट अभी मैंने क्या बोला? डार्विन के समान निष्कर्ष सभी मौजूदा जीवन रूप समानताएं साझा करते हैं और समान पूर्वज साझा करते हैं। जैसा डार्विन ने समझाया वैसा ही उसी टाइम में, पर डार्विन ज्यादा, आपको पता होता है ना, मैंने एक चीज बताई हमेशा कि जिस समय में जिसका फेमस सबसे ज्यादा होता है ना, अब कोई एक्टर यदि किसी का गुटके वगैरह का भी कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वाह वाह हो जाएगी उनकी, सब लोग। बट कोई और यदि सामान्य आदमी कुछ कह देगा तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो वही चीज होती है। हम एक्टर तो भाई एक जगह झाड़ू थोड़ा सा निकाल ले तो भी बड़ी बात हो जाती है, बाकी वाले नॉर्मल लोग बेचारे रोज झाड़ू निकाले कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे ही है कि जो मलय जो है, ये मलय जो द्वीप समूह है उसमें काम किया था उन्होंने। उसमें क्या है, उन्होंने क्या बताया एल्फ्रेड वॉलेस ने, कि भाई उन्होंने भी उसी टाइम में, उसी समय में जब डार्विन ने निष्कर्ष दिए थे उसी समय उन्होंने भी बताया। कहां पर? मलय द्वीप में। उन्होंने भाई बताया कि जो मौजूदा जीवन रूप है वो समानता क्या है? साझा करते हैं। मतलब अपने साथ वालों की किसके साथ में समानता, या उनके पहले जो थी उनके साथ में कुछ ना कुछ क्या है, कंपैरिजन किया तो पहले वाले जो थे उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें थी जो उससे सेम मिलती जुलती थी, ठीक है। और वो समान पूर्वज साझा करते थे। मतलब क्या है कि जो पहले जो पूर्वज थे और उसके बाद जो अभी की नई जनरेशन जो आई है वो आपस में क्या होती है? कनेक्ट होती है, लिंकेड होती है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे हम लोग बात कर ले, एक नॉर्मल सिंपल एग्जाम, हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में क्या है? कनेक्शन है। वैसे ही और पीछे जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा टाइम में भी पीछे जाए तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जो होता है, वही बोला कि पूर्वजों में भी क्या है? सेम चीजें साझा करने को देखने को मिलती है। बट ये क्या थे? ज्यादा फेमस नहीं थे, तो इनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं फोसिल्स जो है, फोसिल्स मतलब क्या होता है? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? मतलब कोई भी डेड हो गया है, ऑर्गेनिज्म मर चुका है, अब उसका क्या फोसिल्स मतलब हड्डियां वगैरह बच जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हड्डियां भी हाथ हाथ खत्म हो जाएगी, हड्डियां नीचे दबी रह जाती है, तो उसको हम लोग जब हम खुदाई वगैरह करते हैं तो निकलता है तो कुछ मतलब कंकाल निकलता है। कहीं भी आप लोग देखोगे, कहीं म्यूजियम वगैरह में जाओगे ना, डायनासोर वगैरह के भी कंकाल रखे रहते हैं। जैसे जैसे कोई खुदाई होती है वगैरह, कुछ होता है खदानों में वगैरह, तो आपको वो क्या है, जैसे जैसे मान लो आप डायनासोर तो बहुत पहले ही मर गए थे, तो वो क्या मिट्टी में दब गए। अब मान लो खुदाई हो रही थी, ये मिट्टी की लेयर से बहुत सारी, और आपको डायनासोर यहाँ देखने को मिला, तो जैसे खुदाई हुई यहाँ पर देखने को मिला, तो फिर अब ये मिलने के बाद में इसकी क्या है? एक जीवाश्म हो गया। अब इस जीवाश्म को क्या है? फोसिल्स भी कहा जाता है। तो इसको इवोल्यूशन पर्पस से क्या है? इस पर स्टडी की जाती है और इसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाया कितने साल पुराना है ये फोसिल। तो उसके कारण पता चल गया कि ये वाला जो पोर्शन है वो उस टाइम का है, ठीक है। तो उसके बाद में उससे कंपेयर किया जाता है उसके करेक्ट, और हड्डियों से भी तो भाई हम इसका स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं, तो उस टाइम में कैसे जानवर पाए जाते थे, ऐसा ये था, वो सब कंपेयर किया जाता है। तो फोसिल्स भी हमारे को इवोल्यूशन में क्या है? अध्ययन करने में हेल्प करते हैं, विकास के बारे में बता सकते हैं। एक और है ये विकास के लिए, यदि मैं बात करूं किसकी? भ्रूण की, एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो हम लोग भाई जब हमने देखा कि एम्ब्रियो का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उससे नहीं पहचान पाते कि किसका स्ट्रक्चर। बाद में धीरे धीरे क्या है, सब लोग अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को लग जाता है। सबसे पहले सब बनता तो जाइगोट ही है ना, और जाइगोट तो क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है।
फिर सिंगल सेल से मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल से बाद में धीरे धीरे उसके अंदर विभाजन होकर नए नए बाकी ऑर्गन्स बनते हैं, तब वो हमारे को धीरे पता चलता है। अब आप ठीक है, तो वही देखो इन्होंने ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट डाल दो, यदि पूछ ले कि विकास के लिए जो है भ्रूण विज्ञान संबंधित समर्थन किसने दिया था, तो वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई जो भ्रूण अवस्था के दौरान कुछ विशेषताएं जैसे कि गिल्स है, स्टिल गिल्स स्लिट जो होती है सभी कशेरुकियों में आम है, जो वयस्क में अनुपस्थित होती है। मतलब जब बच्चा जन्मता है, बच्चा जब स्टार्ट होता है बनना, तब तो उसके अंदर क्या है, गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। बट बाद में धीरे धीरे जैसे जो इवोल्यूशन हुआ कि भाई गिल स्लिट किस मछलियों में तो होती थी, बट हमारे में नहीं है। बट कि बोल रहे हैं कि जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, जब स्टार्टिंग में, तब उसके अंदर होती है। बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है और पूरा एम्ब्रियो तैयार होता है, तब उसमें नहीं होती है। तो मतलब बोल रहे हैं कि वो स्टार्टिंग स्टेज जो होती है वो सब के साथ में क्या है, साझा करते हैं, मतलब सब में लगभग सेम देखने को मिलती है, ऐसा बोला गया इन्होंने। ठीक है, और इसने क्या है, ऑटोजेनी फाइलोजेनी को दोहराती है। मतलब पहले वाली जो चीज थी वो पहले वाले जो जानवर थे उसके साथ में क्या है, सेम चीजें आपस में क्या मान लिया कि दोहराई जाती है। ठीक है, बाद में क्या किया, इसको कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर द्वारा क्या खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको बोल दिया। अब इसमें पूछा जाएगा आपको कि किसने अस्वीकार किया, किसने रिजेक्ट किया, तो आपका नाम आएगा कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। ये भी अर्नेस्ट है, ये भी अर्नेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्नेस्ट हैकल ने क्या था बताया था, बट कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने क्या इसको अस्वीकृत कहा गया कि भ्रूण कभी भी अन्य जानवरों के वयस्क चरणों से नहीं गुजरता है, वयस्क चरण से नहीं गुजरता है। स्टार्टिंग फेज तो मान लो कि हाँ जब स्टार्टिंग में सब बने हो ठीक है, बट यदि किसी की मान लो कि ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले वो मछली बनेगा, पर फिर वो क्या है मेंढक रेप्टाइल्स बनेगा, फिर वो पक्षी बनेगा, उसके बाद वो मानव बनेगा, वयस्क अवस्था से नहीं गुजरता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। आया समझ में, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तो आपको बोला कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने क्या बोला कि भाई कहा गया कि भ्रूण कभी भी अन्य जानवरों के वयस्क चरणों से, जो यंगेस्ट है अवस्था से, उसे नहीं गुजरता, एडल्ट अवस्था से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। एज इट इज लाइन आएगी, किसने कहा था, कब कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहा था। ठीक है, अब इसमें अंदर एक आ जाता है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा, समजात समवर्ती अंग। अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आया होमोजीनस ऑर्गन्स। अब इसके अंदर है क्या है, यदि होमोजीनस ऑर्गन की बात करता हूं मैं, मतलब समजातीय अंग, मैं समजातीय बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन एंसेस्टर हो, मतलब पूर्वज क्या हो, समान हो। जब पूर्वज समान होंगे, एक मिनट बच्चों, ठीक है, क्या इसमें क्या बोला गया है, जब पूर्वज समान हो, कॉमन एंसेस्टर हो। वर्ड पर ध्यान देना, इस पर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसी से ये पूरा चीज समझ में आएगा। अब यहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि समान पूर्वज होंगे, तो मैंने पहले क्या बोल दिया, जब पूर्वज ही समान है, मतलब क्या है, उनके अंदर की चीजें सारी सेम रहेगी, बट वो जहां पर रह रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसके कारण क्या है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी बदल गई है। ठीक है, बट पूर्वज समान है, तो उसके कारण जो अंदर ही जो स्ट्रक्चर है, मान लो हाथ के अंदर जो हड्डियां हैं, अब उनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, पर हड्डियां वैसी ही रहेगी, मतलब जो है वही रहेगी। तो वैसे ही यदि बात करता हूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, सबसे ज्यादा पूछते हैं तो व्हेल है, चाहे चमगादड़ है, चाहे चीता है, चाहे मानव है, सारे के सारे क्या है, स्तनधारी या फिर मैमल्स हैं। ठीक है, कि अग्रपादों की हड्डियां, अग्रपाद मतलब फोरहेड, जो आगे वाले यहाँ, मतलब अग्रपाद, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम किसी जानवर की बात करते हैं तो टोटल 4 पैर होते हैं। ये हमारे हाथ भी एक हिसाब से पैर ही होते हैं। ठीक है, तो 4 पैर होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बोला गया है, जो ये हाथ वगैरह है तो ये अग्रपाद हो गए। ठीक है, तो इनकी जो हड्डियां हैं वो क्या है, सबके अंदर, इन सब में सेम देखने को मिलती है, बस उसका स्ट्रक्चर। अब किसी को उड़ना है, किसी को ऐसे चलना है, किसी को हाथों से काम करना है, अब हमारे को हाथों से पकड़ना है, ये सब काम करना है, तो हमारे हाथ ऐसे बदल गए। ठीक है, बाकियों के जिसको भाई शेर को तो चीते उसको चलना है ऐसे, तो वैसे हो गया, वैसे थोड़े कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर देखो समान शारीरिक संरचना, बट कार्य भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, अब कार्य भिन्न भिन्न कर रहे हैं ना, इसलिए उनके क्या स्ट्रक्चर थोड़े चेंज हो गए। यदि कार्य समान करते, क्या मान लो इसमें से सब कुछ
तो ऐसे हमारी तरह ही काम करते तो हमारे जैसे ही होते, बट चीते का वो है अग्रपादोक अलग यूज करता है, व्हेल अलग यूज करती है, चमगादड़ उड़ने के लिए यूज करता है, तो काम क्या है इनका अलग है। यहाँ पर देखो समान पूर्वी में ध्यान रखना है, समजातीय के अंदर बात वापस बोल रहा हूं, इनका कार्य भिन्न है। यदि कार्य भिन्न है तो उनकी जो बाह्य संरचना होगी वो क्या हमारे को देखने को मिलेगी, अलग देखने को मिलेगी। तो हम यही सोचेंगे कि यार ये तो अलग दिख रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसमें देखो जो इसका सुझाव देंगे हम, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब इन सबके पूर्वज क्या थे, समान थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज समान होगी। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट को मैं तुम्हारे को वर्ड से समझाता हूं। जब हम किसी इस प्रकार से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर फैल जाते हैं अलग अलग। अब क्या है, वो देखने में तो अलग दिखाई दे रहे हैं ना, उनका स्ट्रक्चर तो क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। अंदर से तो वो सारे सेम है, बट वो कार्य भिन्न कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो गया, उनका स्ट्रक्चर अलग हो गया है, बाह्य संरचना वो थी वो अलग दिखने लग गई है, मॉर्फोलॉजी अलग दिखने लग गई, क्योंकि वो कार्य क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। अब उड़ने वाला है तो उनके हाथ तो अग्रपाद वो तो पंख में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो उनका तो बाह्य दिखने, हम तो बोलेंगे नहीं सर ये तो अलग है, पंख जैसे दिख रहे हैं, हमारे हाथ तो अलग है, परंतु क्या है उनके अंदर की जो संरचना देखेंगे वो सेम रहेगी। इसलिए क्या है, भिन्न कार्य होने के कारण, इसके कारण इसको क्या कर दिया है, क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब सबके पूर्वज क्या है, एक है, तो कहां से स्टार्ट हो रहे, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, बाद में जैसे जैसे कार्य के अनुसार हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। आया समझ में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले सीयूटी 2024 के अंदर भी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पोर्शन से, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से सबसे पहला क्वेश्चन यही था, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बट सर बोलोगे सर ऐसा थोड़ी नहीं होता है, उसके अंदर तो सेट अलग अलग होते हैं, तो किसी में पहला क्वेश्चन होगा किसी में नहीं होगा। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर को देखो, आपको ये बाहर से तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे कि ये हमारा मानव का हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बट मैं इसके अंदर की यदि बोन्स की बात करूं, हड्डियों की बात करूं, तो इसके अंदर भाई सारी देखो जितनी है सेम है। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर क्या है, बदल गए हैं। तो चाहे मैं ह्यूमन की बात करूं, कैट की बात करूं, हॉर्स की बात करूं, बैट की बात करूं या व्हेल की बात करूं, सारे क्या है, मैमल्स है। इसके कारण क्या, इनकी ओरिजिन है, जो इनकी पूर्वज वो सेम होने के कारण ऐसा देखने को मिला। अब इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो सबको हमने अलग अलग, बाद में हमें तो यही लग रहा है ना कि अलग अलग है, हमारे को ऐसे डायरेक्ट आंखों से देखने में तो ये अलग अलग लग रहे हैं, पर रियल में ये है अंदर से सेम। आंखों से देखकर जो अलग लग रहा है इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, क्लियर। अब इसमें देखो, यदि मैं बात करता हूं और एग्जांपल, होमोजीनियस ऑर्गन्स, होमोजीनियस मतलब सेम से ही बने हो। ठीक है, होमो मतलब सेम से ही बने हो। अब इसमें देखो और एग्जांपल, ये तो क्या हो गए, फोर लिम्ब हो गए, मतलब हाथ हो गए, आगे वाले हाथ। और यदि मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी हार्ट होते हैं वो भी सबके क्या होते हैं, सेम चीज से बने होते हैं, बस डिफरेंट क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। किसी के अंदर दो होते, दो चैम्बर होते हैं, किसी के अंदर तीन चैम्बर होते हैं, किसी के अंदर चार चैम्बर हो जाते हैं। और वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन है, और यदि मैं बात करता हूं माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, अब इंसेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। अब इसमें तो यहां पर बोला गया ना माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट हमारे को देखने को मिले वास्ट, सबसे ज्यादा अपने को बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंसेक्ट की, तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आ गए, बट उनका जो माउथ पार्ट है वो सब में स्ट्रक्चर अलग अलग बना हुआ है, बट उनकी ओरिजिन है वो क्या है, सेम है। तो ये ध्यान रखना है। टेस्टिस और मेल्स के अंदर यदि मैं टेस्टिस की बात करूं, फीमेल्स के अंदर ओवेरी की बात करूं, वो भी सेम। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूं प्लांट्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो यदि मैं थ्रोन्स है, बोगेनविलिया का थ्रोन्स, ये देखो, ये बोगेनविलिया, बोगेनविलिया के अंदर देखो ये कांटा है। अब इसका क्या है, इसकी ओरिजिन, और ये वाला जो है, अब इसके अंदर देखो ये प्रतान इसको कहा जाता है। कुकर बेटा जब बेल की बात करते हैं तो बेल की आए ऊपर चढ़ जाती है ऐसे, तो उसके अंदर बेल ऊपर कैसे चढ़ती, किसी को पकड़ के चढ़ती है ना, तो उसके अंदर तो देखते हो स्प्रिंग के जैसी एकदम यूं धागा बन जाता है स्प्रिंग के जैसे, वो क्या किसी साइड में जो चीज है उसको पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे लिपट जाता है उस पर। तो ऐसे देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कैसे, ये देखो जैसे जैसे ये बेल ऊपर जा रही है उसके साइड में ऐसे ऐसे तुम्हारे को देखने को मिलेंगे, और ये कोई भी चीज होगी उसको पकड़ लेंगे ऐसे। और उस पेड़ के पास में भी ये हम रखते हैं ना, तो हम लोग ऐसे रख के ताकि उसको पकड़ के ऐसे लिपट के ऊपर चढ़ जाए। तो अब इसमें देखो कि सर ये तो स्ट्रक्चर तो अलग दिखाई दे रहे हैं, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि ओरिजिन सेम है इनकी, मतलब जिससे बने हैं वो सेम है, बाद में क्या है कार्य के अनुसार अपना कार्य बदल देते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बदल देते हैं। अब ये कांटे हैं तो ये चुभेंगे, क्या ये चुभेंगे, नहीं चुभेंगे, कार्य बदल दिया इन्होंने, बट क्या इनकी ओरिजिन है वो क्या है,
सेम है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटेसी के प्रतान। प्रतान मतलब जो है, जो ये मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात की, ये वाले। ठीक है, स्प्रिंग जैसे। पोटैटो और जिंजर की बात करता हूं मैं। ठीक है, दोनों मॉडिफाइड किसके होते हैं? सूट के मॉडिफिकेशन होते हैं, किसके? तने के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूं रेडिश और गाजर की, बोथ किसके होते हैं? रूट के, मतलब जड़ के। तो ये वाले हिंदी में बता देता हूं, इंग्लिश में, बट हिंदी में बता दे, हिंदी में भी आएंगे। और ठीक है, बोगनविलिया और कुकुरबिटेसी हिंदी में आएंगे, टेंशन ना लो। डायग्राम दिखाना था, बस एक बार कंपेयर करके बताना था। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रखना है। पोटैटो मतलब आलू, जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, तो उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, किसके थे? सूट मतलब तना। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूँ रेडिश, गाजर मूली जो है वो भी क्या है? मॉडिफिकेशन किसके हैं? रूट या फिर मूल, जड़ के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखो एग्जांपल हिंदी में भी देख लेते हैं। सर काय इंग्लिश इंग्लिश करते रहते हो? ठीक है, तो हिंदी में भी देख लो। कशेरुकी के अंदर मस्तिष्क हो या फिर क्या है? हृदय वगैरह है। और यदि मैं बात करता हूं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, तो बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटेसी के प्रतान। जो ये बोगनविलिया के कांटे हो गए, कुकुरबिटेसी के क्या हो गए? प्रतान। खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह नहीं खाते हो क्या? घिया वगैरह सब किसके अंदर आते हैं? कुकुरबिटेसी में ही आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अनुरूप, एनालोगस ऑर्गन, सेकंड पार्ट हो। एक तो होमोलोगस ऑर्गन पढ़ा हमने, अब एनालोगस। एनालोगस में क्या होता है? आंतरिक संरचना डिफरेंट होती है, बट कार्य सेम करने के कारण बाह्य संरचना एक जैसी हो जाती है। मतलब अनुरूप या समरूप। क्या होता है? वो तो समजात की बात की थी, समरूप, रूप सेम ले लिया है इन्होंने। क्या कर लिया है? रूप सेम ले लिया, या फिर अनुरूप कहा जाता है। तो अलग अलग वर्ड नहीं है, सेम वर्ड ये। कभी कभी क्या है, ये वाला वर्ड लिखा रहता है। अब ये वाला तो क्या समजातीय अंग हो गया। अब जहां पर आपको ये वाला वर्ड देखने को मिलेगा ना, ये वाला अनुरूप, यहां पर समरूप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अनुरूप या फिर समरूप। अब इसमें क्या है? दोनों अलग अलग सारी संरचना अंदर की जो है वो, अब जैसे हमने बात की थी हड्डियों वाली, अब इसके अंदर क्या होगी? आंतरिक संरचना अलग अलग होगी, बट कार्य सेम करने के कारण, जो कार्य कर रहे थे वो सेम करने के कारण इनके क्या है? जो बाह्य संरचना हम लोग देख रहे हैं ना, वो हमारे को एक जैसी दिखने लगती है। तो हम लोग बोल देंगे नहीं यार ये तो सेम से बने होंगे, बट वो तो आंखों का धोखा हो गया ना, अंदर नहीं देख पा रहे हैं ना हम लोग। बाह्य काम सेम करने के कारण उनके स्ट्रक्चर क्या? वो एडेप्टेशन हो गया, एक अनुकूलन उन्होंने किया और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या है? वो एक ही सेम आवास में रह रहे हैं, सेम ही जगह रह रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ? उन्होंने भाई अपने जो संरचना थी वो एक जैसी कर ली। ठीक है, अब इसमें देखो आवास के परिणाम स्वरूप समान अनुकूलित विशेषता, मतलब जिस एरिया में रह रहे थे दोनों को, तो दोनों को क्या है? समान कार्य करने पड़ रहे थे। खाना खाने का तरीका सेम था, उनका कार्य करने का तरीका सेम था। उसके कारण क्या किया? उन्होंने अनुकूलन कर लिया, मतलब एडेप्टेशन कर लिया। हम भी कहीं पर जाते तो उस वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं, वैसे ही इन्होंने भी कर लिया। तो कार्य समान होने के कारण क्या हुआ है? ऐसा प्रोसेस। अब यहां पर है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब अंदर की ओर आना, डाइवर्जेंट मतलब बाहर की ओर। अभिसारी, अपसारी, पीछे वाला पढ़ा था वो क्या था? अपसारी। तो यहां पर भी लिख सकते हो तुम लोग अब यहां पर हमने डाइवर्जेंट की बात की, तो ये हो गया आपका अपसारी, है ना। तो आपको यदि पूछ ले जो होमोलोगस, मतलब होमोलोगस वाला है समजातीय अंग, तो वो कौन सा विकास होगा? अपसारी विकास होगा। तो एनसीईआरटी में लिख लो तुम लोग कि समजातीय अंग की बात कर रहे हैं, मतलब अपसारी विकास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपसारी विकास की। और यदि मैं बात करता हूं किसकी? अनुरूप या फिर समरूप की बात करता हूं, तो वो कौन सा होगा? अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी, अभिसारी, है ना। तो इस चीज का क्या करोगे? ध्यान रखोगे। अब सर ये इसका डायग्राम बना दीजिए। अब मान लो एक ही जगह पर रह रहे हैं सारे, आकर कार्य समान कर रहे हैं, पर है क्या सारे डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या होगा? ऐसा डायग्राम देखने को मिले। अब जहां पर देखो तीरें अलग अलग जगह से आ रही है, पर एक पॉइंट पर आ रही है। कहां आ रही है? एक पॉइंट के ऊपर आ रही है। और ये तो हो गया आपका क्या? अभिसारी। कन्वर्जेंट, सारे क्या आ रहे हैं? एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है तब क्या होता है? एक पॉइंट से अलग अलग हो गए, मतलब पूर्वज समान थे, फिर क्या है? अलग दिखने लग गए। तो क्या ये क्या हो गया आपका? अपसारी। तो ये दोनों डायग्राम याद रखोगे, पक्का पक्का याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस इस इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा है, और मैं लिख के दे देता हूं, यदि आएगा तो 100% आने के चांसेस इस वाले पोर्शन से। ठीक है, आया समझ में? चलो ये वाला पोर्शन आ गया। अब मैंने क्या क्या इसमें बताया? अपसारी और अभिसारी।
ठीक है, दो वर्ड ये ध्यान रखना है, अपसारी और अभिसारी। क्या क्या ध्यान रखो, अपसारी, अपसारी में क्या होता है, मैंने दो वर्ड बताए, इसको यहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। यहाँ पे जो लिख रहा हूं उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलो सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले पढ़ा हमने होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, होमोलोगस, और एक पढ़ा हमने एनालोगस, ठीक है। होमोलोगस के अंदर क्या बोला, हम समजातीय, समजातीय की बात की, किसकी बात की, समजातीय। और दूसरे की हमने बात की किसकी, समरूप या फिर अनुरूप। समरूप मतलब समान रूप, रूप क्या हो गया, समान, मतलब स्ट्रक्चर समान हो गया, समरूप या फिर अनुरूप, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखने। उसके बाद में बात करूं मैं, ये वाला जो पढ़ा अनुरूप वाला, ये कौन सा था, अभिसारी। क्या कौन सा था, अभिसारी, मतलब कन्वर्जेंट। दूसरा वाला पढ़ा था वो कौन सा था, अपसारी। कौन सा था, अपसारी, मतलब डाइवर्जेंट। डायग्राम बहुत छोटा सा बना रहा हूं, यहां पर साइड में देख लेना। अपसारी का डायग्राम मतलब पूर्वज क्या है, समान है, तो मतलब एक पॉइंट से शुरू किया मैंने, और क्या है बाद में उन्होंने अपने स्ट्रक्चर क्या, जगह के अनुसार, वो अलग अलग पॉइंट बता रहे नहीं, अलग अलग जगह बता रहे हैं, तो जिस जगह में जो कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से इन्होंने क्या, अपनी संरचना को बदल दिया, मतलब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ऐसे फैल गए, ठीक है। दूसरा है अभिसारी। अभिसारी में क्या हुआ था, पूर्वज अलग अलग थे, बट क्या थे, अलग अलग जगह से आए पर एक जगह पर आकर बसे, तो क्या हुआ, आप लोग ऐसे समझो, आपको यहां से कहीं और देश पर चले गए, तो आप क्या धीरे धीरे उस देश में रहेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर भी धीरे बदलने लग जाएगा। वहां के लोग डार्क है ज्यादा, तो धीरे धीरे आप लोग भी डार्क होने लग जाएंगे। कैसे, क्योंकि वहां का वातावरण के अनुसार भी चेंज हो जाते हैं। मान लो वहां का वातावरण ऐसा ही है, उसके कारण क्या है, आप एक साल रहे, आपकी एक प्रोजनी रह रहे, आपके बच्चे रह रहे, धीरे 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 उसके बच्चे रह रहे, धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाएंगे। ऐसा इवोल्यूशन कहता है, ठीक है। उसके बाद में ये सब जगह से अलग आए, बट क्या है, वहां का जो इन्वायरमेंट था उसके अनुसार इन्होंने क्या अपने आप में चेंज किया, एडेप्टेशन किया, और ये क्या हो गए, एक जगह के सब एक जैसे दिखने लग गए लगभग, तो ये क्या हो गया, अभिसारी। तो आपको पूछा जाएगा एनालॉगस, एनालॉगस मतलब समरूप या फिर अनुरूप, वो कौन सा होगा, अभिसारी। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है पास में आना, डाइवर्जेंट का मतलब दूर जाना। कन्वर्जेंट मतलब पास, डाइवर्जेंट मतलब दूर, तो कन्वर्जेंट किसका, अभिसारी का। ये बार बार बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, किसके, अपसारी के एग्जाम्पल। तो हमने कौन से पढ़े थे, घोड़ा है, मानव है, चीता है, इनके सबके जो अग्रपाद होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, अपसारी का। स्ट्रक्चर अलग अलग दिखते हैं कि नहीं, घोड़ा चलता है, हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, घोड़ा ऐसे पेन को पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसका कार्य अलग है, वो पैर चलने में काम लेते हैं, हम लोग क्या है, अलग कार्य में लेते हैं। जो मतलब व्हेल है वो क्या है, तैरने में काम लेती है। यदि मैं बात करता हूं किसकी, उल्लू की, ठीक है, चमगादड़ की बात करूं तो चमगादड़ क्या है, उड़ने में काम कर लेता है उसको, तो ठीक है, तो ये सबका अलग हो गया, तो ये समझाती हो गया। दूसरा बात किया समरूप। अब समरूप में मैंने एग्जांपल देखेंगे हम लोग आगे। अब इसमें देखो अभिसारी, अभिसारी मतलब इन्होंने क्या, एक ही जगह पर रह रहे हैं, इसलिए क्या है, स्ट्रक्चर सेम कर ली। मैं बात करता हूं इंसेक्ट की, इंसेक्ट के अंदर जो पंख है वो क्या है, उड़ने में काम आते हैं, तितली वगैरह उड़ने में काम आते हैं। क्या मैं उसके जो पंख बने और जो पक्षी के जो पंख बने, क्या दोनों सेम है, नहीं सर, हो ही नहीं सकता, बट क्या है, कार्य तो समान कर रहे हैं, तो क्या हो गए, समरूप हुए कि नहीं हुए, तो वो क्या हो गए, अनुरूप हो गए या फिर समरूप, तो किसके अंदर आएंगे, अभिसारी में। आया समझ में, 100% लिख के देता हूं, एग्जाम के बाद में दिखा दूंगा, इस पूरे पोर्शन में से क्वेश्चन ना आए आज वाले क्लास में से, तो ठीक है सर। 99 बोल रहा हूं, 100% भी बोल दूंगा, बट यही है कि एग्जामिनर का मन बदल गया, पर एनसीईआरटी पढ़ो कि नहीं सर गलत बात, आपने वो एक वर्ड नाम नहीं लिया था, वो आ गया था। आ गया समझे। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जामफल बहुत जरूरी है, जामफल खाना चाहिए ना, तो जामफल खा लेते। तितली है, तितली क्या होती है, इंसेक्ट में आता है, अभी जस्ट बताया मैंने। और पक्षी के पंख, कार्य दोनों का समान है, उड़ने के लिए आपको पता है ना, पापा की परी उड़ उड़, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब मान मैं एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकता हूं, पक्षियों के पंख और पापा की परी के पंख, ठीक है, तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। दूसरा है ऑक्टोपस की आंख और स्तनधारियों की आंख। क्या आपको पता है, ऑक्टोपस की आंख अलग चीज से बनती है और हमारी आंख अलग चीज से बनती है, तो उन दोनों क्या है, पर काम दोनों का क्या है, देखने का है, ठीक है, पर ये ध्यान रखना है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, अनुरूप का हो गया। फिर आता है पेंगुइन और डॉल्फिन, दोनों का क्या है, पेंगुइन और डॉल्फिन का जो स्ट्रक्चर सेम दिखता है हमारे को ऐसा, बट क्या दोनों सेम है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं शकरकंद और आलू, दोनों कहां पर, जमीन में उगते हैं सर, खाना स्टोरेज करते हैं सर, कार्य समान कर रहे हैं, परंतु एक क्या है, जड़ है और एक क्या तना है। अभी बात की आलू, आलू क्या है,
तना है, शकरकंद क्या है, स्वीट पोटैटो क्या है, एक पोटैटो एक स्वीट पोटैटो है सर, हाँ नाम भी सेम है थोड़े थोड़े। स्वीट पोटैटो है वो किसका, रूट का रूपांतरण है, और यदि मैं बात करता हूँ आलू है वो किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। तो दोनों क्या है, उनके बनने वाले तो अलग से है, पर देखो दोनों फूड का स्टोरेज कर रहे हैं, लगभग सेम दिखाई देते हैं, तो सर उनको किसमें अनुरूप में रख दिया। तो क्या ये एग्जाम्पल याद रहेंगे आप लोगों को, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे 100%। यदि अच्छे कॉलेज में जाना है तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा तुम लोग स्कोर कर सकते हो, सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस रट लो, समझ लो, बस दो ही चीजें। सर रटने का काय बोल रहे हो, एग्जाम्पल तो रटने ही पड़ेंगे, याद कर लो, रटो मत, याद करो, समझ के याद करो। यदि समझोगे ना तो एग्जाम्पल रटने भी नहीं पड़ेंगे, तुम लोग ऑटोमेटिकली दिमाग लगा लोगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, और बाद में कंफर्म भी कर लोगे। इनको मैं तो यही बोलता हूँ, एग्जाम्पल कोई रटना वो पड़ता है, कोई अजीब सा नाम हो उसको थोड़ा सा रटना पड़े, इनको तो यार तुम लोग समझ सकते हो, डेली लाइफ में देखते हो। फिर आ जाता है कि मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। अब आप बात करते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी की, तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है जेनेटिक्स से यदि मैं बात करूं तो जेनेटिक्स में भी क्या है, आपको सेम चीजें देखने को मिलती है। तो यदि बात करूं मैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री में क्या देखने को मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल्स की। यदि मैं बात करूं एंजाइम की बात करता हूं, आपको देखो एंजाइम है, प्रोटीन है, वो सब क्या है, बाकियों के अंदर और हमारे पूर्वजों के अंदर बाकी सब में क्या है, लगभग सेम देखने को मिलते हैं कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर पूरा डीएनए क्या था, उनसे तो प्यूरिन पिरामिड से नहीं बनता था सर, उसमें तो सर अलग से बनता था, उसमें तो खाने वाली चीनी से बनता था सर, ऐसा तो नहीं है डीएनए। हाँ उनका सीक्वेंसिंग अलग होता है, पर बनता तो उसी चीज से नहीं सर। उनके अंदर प्रोटीन है ना, वो सर उससे बनता है, किससे, हमारे अंदर तो अमीनो अम्ल से बनता है सर, उसमें तो पता नहीं कोई अमोनिया आता है डायरेक्ट प्रोटीन बना देता है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, सिमिलर प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, जीन्स जो है वो सब फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो अलग अलग के अंदर कॉमनली तो उससे पता चलता है कॉमनली एंसेस्टर है हमारे अंदर। यदि बात करूं मैं हमारे अंदर जो, और ये हमारे को कैसे पता चला, इसी चीजों से तो पता चला कि हमारा जीन और उनका जीन लगभग क्या है, लगभग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह सेम पता चले, इससे पता चल गया कि हमारे क्या है, पूर्वज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पता चलता है। तो जिसके अंदर यदि प्लाज्मा प्रोटीन की बात करता हूं, ब्लड के अंदर जो है मैन और एप्स के अंदर क्या है, सिमिलर दिखाई दिया। तो प्लाज्मा प्रोटीन में है क्या, वो तो समझो। प्लाज्मा प्रोटीन, अब यहाँ पे तुम लोग बोल दिया प्लाज्मा प्रोटीन सर सेम होता है लगभग, किसका, मानव का और किसका, एप्स का, बट सर उसके अंदर क्या होता है, केमिकल ही तो होते हैं, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो है, उसी से तो सब कुछ बना हुआ है, तो वो क्या है, सिमिलर है, तो उसे पता चल गया कि ये पूर्वज है एक दूसरे। आया समझ में, चलो ये हो गया। अब आ जाता है मेंडल की, जो हमने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन। बाकी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। यदि एक एग्जांपल है, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, एग्जाम पीछे पढ़ना नहीं है, बस मेरे पर फोकस करना है। ठीक है, कैमरे को भी बोल देता हूं मेरे पर फोकस करे, और तुम लोगों को भी करना है, कुछ नहीं समझना है। आप क्या किए, आपका जन्म हुआ था 1900 में, ठीक है, आपको पता उस समय क्या मस्त मौसम हुआ करते थे, क्योंकि वहां उस टाइम पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था ना, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोग बाग इतना पॉल्यूशन नहीं करते थे उस टाइम, लोग ज्यादातर साइकिल से चलते थे, इंडस्ट्रियां भी इतना वो, तो उस टाइम क्या था, पॉल्यूशन बहुत कम हुआ करता था गांव वगैरह। अब तो गांव वगैरह में भी फैक्ट्रियां लगने लग गई है, तो क्या हुआ ना, मैं ऐसे एक एग्जांपल एक उसके फॉर्म में समझाऊंगा। तो क्या, कुछ गांव में गए हम घूमने, हमने देखा कि जो पेड़ है उनका व्हाइट कलर है, थोड़ा पेड़ का कलर भी थोड़ा क्या है, व्हाइट कलर है। और वहां पर जो तितलियां, मैं एक मौत है यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं तितली का दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल, मौत होता है तितली के जैसा दिखता है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको तितली का दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा सर ने गलत पढ़ा है, एग्जाम्पल मौत का दिया हुआ है, मैं बस एक कहानी सुना रहा हूं जिससे तुम लोग याद रख सको, मौत भी तितली के जैसा दिखता है। अब इस तितलियां अलग अलग कलर की होती है, तो मैंने देखा वहां पर मेरे को है ना बहुत सारी व्हाइट कलर की मौत दिखी, या फिर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के फॉर्म में तितलियां, ध्यान रख लो। तो देखा कि इंसेक्ट है वो सारे व्हाइट कलर की दिखाई दे रहे हैं, और कहीं कहीं पर कुछ ब्लैक भी दिखाई दे रही है, डार्क कलर की भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट दिखाई दे रही है, ज्यादा संख्या में व्हाइट दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पर ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। धीरे धीरे क्या है, मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं बुढ़ा होता गया, और मैं बुढ़ा हो गया। देखो अब मैं बुढ़ा हो गया, और तब तक क्या है, जमाना बदल गया। तो उसमें क्या हुआ, अब इंडस्ट्रियां बन गई बहुत ज्यादा, पेड़ कम हो गए हैं, अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा धुआं पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या हुआ ना, अब मैं गया वहीं पर घूमने वापस, तो पेड़ का जो कलर था, रियल कलर वही दिखा मेरे को एकदम,
जो पेड़ का तना है वो एकदम ब्राउन कलर का, डार्क कलर का दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। और वहां पर देखा मैंने कि व्हाइट कलर की मौत है ही नहीं, बहुत कम, एक दो कोई दिख जाए तो दिख जाए, सारी डार्क कलर की। तो मैंने बोला कि यार ये कैसे हो गया। थोड़े पहले जब मैं बचपन में आया था तब तो यहाँ पर व्हाइट वाली दिख रही थी, अब यहाँ पर डार्क वाली दिख रही है। पहले तो उस टाइम डार्क वाली कम थी, अब यहाँ पर डार्क वाली ज्यादा, व्हाइट वाली कम है। तो उससे समझ में आया मेरे को, तब मैंने ये उसी टाइम मैंने क्या है यूट्यूब खोल दिया मैंने, और मेरा लेक्चर दिखाई दे गया मेरे को खुद को। तो मैंने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का है, वो समझ में आया मेरे को कि जब व्हाइट वाली कंडीशन थी उसमें नेचर ने उस समय व्हाइट वाले को चुन लिया। नेचर ने उस समय कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हाइट वाला ज्यादा प्रेफरेंस लगा। जब नेचर बदला, इन्वायरमेंट बदला, तो क्या फिर डार्क वाले की वैल्यू बढ़ गई उस टाइम, तो डार्क वाले को चुन लिया, तो डार्क वाले बढ़ गए। सर ऐसे कैसे? अब इसको समझते हैं कि सर ये तो सब समझ में आ गया, पेड़ का कलर कैसे चेंज हो गया सर? तो आपको बताऊं, लाइकेन की ग्रो होती है वो जहां पर पॉल्यूशन कम होता है ना, वहां पर ग्रो करता है लाइकेन। तो जो मैंने बोल दिया कि हाँ सर ठीक है कि लाइकेन, तो वो व्हाइटिश कलर जो प्लांट का दिख रहा था वो किसके कारण? लाइकेन के कारण दिखाई दे रहा है। और लाइकेन कहाँ ग्रो करता है? जहां पर पॉल्यूशन कम होता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पॉल्यूशन का सूचक कौन है? लाइकेन। जहां पर यदि लाइकेन अच्छे से ग्रो कर रहा है मतलब वहां पर पॉल्यूशन कम है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, जहां पर लाइकेन बढ़ोगे वहां पे, ठीक है। और जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा प्लांट पे, और लाइकेन ग्रो नहीं करेगा तो प्लांट की कलर डार्क रहेगा। तो जब मैं बचपन में गया था तब मैंने देखा था वहां पर लाइकेन अच्छे से ग्रो कर रखा था, तो प्लांट के कलर लाइट कलर के थे। अब लाइट कलर का मौत था वो व्हाइट कलर वाला, तो क्या है जब शिकारी आता था शिकार करने तो क्या वो उसमें छिप जाते थे, अच्छे से दिखाई नहीं देते, बट डार्क कलर वाला इजीली दिखाई देता। अब मैं व्हाइट के अंदर ये जो मान लो, इसको समझते हैं ना, कहां पे समझे, खाली जगह मिलनी चाहिए, ये वाले। यहां पर देखो ये जो है ये एक इस प्रकार का प्लांट दिखाई दे रहा है, और उधर वाली साइड में आपको मैं लाइनिंग कर देता हूं ऐसे। अब ये ब्लैक कलर का प्लांट हो गया, ठीक है लगभग। अब मैंने बोला स्टार्टिंग के अंदर क्या था, अब इसमें व्हाइट कलर तो चेंज होगा नहीं, मैं येलो यूज कर ले रहा हूं ना ऐसे। ये है व्हाइट कलर के लगभग थोड़े से, और इसके अंदर आपको थोड़े से क्या है ब्लैक वाले भी लगा देता हूं। अब व्हाइट येलो कलर वाले ज्यादा है, पर यदि कोई शिकारी आएगा उसको ब्लैक वाले इजीली दिख जाएंगे, है ना। तो क्या है ब्लैक वाले पे अटैक करेगा, ब्लैक वाले को खा लेगा, उसको नष्ट कर देगा। पर येलो वाले, येलो मतलब ये येलो कलर नहीं है, व्हाइट का थोड़ा सिमिलर कलर है, ताकि वो शिकारी को नहीं दिखेगा। तो वो नेचर ने किसको बचाया? व्हाइट वाले को, क्योंकि कलर सिमिलर था। तो क्या है ब्लैक वाले संख्या कम हो गई, व्हाइट वालों की ज्यादा हो गई। बट जब मैंने बोला पॉल्यूशन ज्यादा हुआ, जब पॉल्यूशन ज्यादा हुआ तब क्या हुआ भाई? अब टाइम बदला, अब पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, प्रदूषण ज्यादा हुआ। इस कंडीशन में क्या, अब यहां पर लाइकेन ग्रो होना बंद हो गई। तब क्या हुआ? अब ये पेड़ कैसे डार्क कलर के रह गए। अब इस डार्क कलर में मैं बोल दूं मैं ब्लैक कलर बनाऊंगा ना तो दिखेगा भी नहीं तुम लोगों को, मैंने ब्लैक बना दिए मान लो। बट क्या इसके अंदर व्हाइट वाले दिख जाएंगे? यस सर, व्हाइट वाले तो दिख जाएंगे। तो ये व्हाइट वाले शिकारी इनको शिकार कर लेगा। तो अब मैं गया था तब मेरे को ब्लैक वाले कम देखेंगे, क्योंकि शिकार ने शिकार कर लिया। अब यहाँ पर व्हाइट वाले कम देखेंगे, ब्लैक वाले बच जाएंगे। तो नेचर ने क्या किया? सेलेक्ट किया कि नहीं किया? नेचर ने कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। आया समझ में? तो ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका एक मैं डायग्राम भी है लेकर आया था, वो दिखा देता हूं तुम लोगों को। डायग्राम शायद ये वाला डायग्राम देखो। अब इसमें देखो पेड़ कैसा है, उसी कलर का मौत दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। क्या इसको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ये मौत है, देखो पेड़ के जैसा ही है लगभग, ये लाइकेन है, ठीक है। बट ये तो प्रदूषण से पहले का था। अब क्या लाइकेन ग्रो नहीं हो रहा। अब ये देखो ये ब्लैक कलर का मौत दिखाई दे रहा है। पर एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि कभी भी मान लो, सोचो जब ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में क्या यदि डार्क वाले पूरे खत्म हो जाते कि बाद में हमारे को क्या ब्लैक वाले वापस मिल पाते? तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि कंप्लीटली खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं पर पूरे खत्म नहीं होते। यदि पूरे खत्म हो जाते तो यहां पर सिर्फ व्हाइट वाले बचते, ब्लैक वाले खत्म हो जाते, यहां आते व्हाइट वाले भी खत्म हो जाते, पूरी जाति खत्म हो जाती। इसलिए क्या है, नेचर हाँ सिलेक्ट करता है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरे को खत्म कर दे। तो ये भी चीज समझनी है ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। इससे यहां देखो कि कंडीशन नेचर ने क्या सेलेक्ट किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट किया। तो ये वाली इस चीज से आपको आई होप अच्छे से समझ में
आ गया होगा। आया समझ में? तो ये क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। ये इस प्रकार से नेचर ने तो सेलेक्ट किया, और क्या है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। इसको मैं, यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग वापस पूछ सकते हो। मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको एक दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज बताई। सबसे इंपॉर्टेंट थी होमोलॉगस और एनालॉगस वाला स्ट्रक्चर, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये एग्जांपल बताया वो अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान, होमोलॉगस एनालॉगस, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, एनसीईआरटी में मार्क करो इसको। होमोलॉगस क्या है, एनालॉगस क्या है, अपसारी अभिसारी समजात समरूप। ठीक है, समजात वाला कौन सा है, समजातीय, जिसके अंदर क्या होता है, पूर्वज होता है वो समान होते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं समरूप, वर्ड से पता चल रहा है समरूप मतलब सेम दिख रहे हैं हमारे को, तो वो कौन सा हो गया, अभिसारी वाला। ठीक है, मतलब सेम बनने की कोशिश कर रहे हैं बट रियल में सेम नहीं है वो, बट उन्होंने कार्य के अनुसार क्या कर दिया, अपने आप को सेम बना लिया है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको कहा जाता है। दूसरा वाला डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में? और एग्जाम्पल सारे ध्यान रखने हैं, सारे के सारे लगभग। आई होप शायद मैं कल चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। साथ साथ में एक ही एडवाइस रहेगी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों को बहुत अच्छे से और अच्छा टाइम देकर सॉल्व करना है। आपके पास में जो सब्जेक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट है डोमेन वाले, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, इन तीनों को इंपॉर्टेंस देना है। पर मैं ऐसा नहीं बोला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंस ना दो, बट नंबर सबके बराबर ही आने हैं। सबका क्वेश्चन का सबका मार्क्स कितना मिलना है, एक क्वेश्चन का यदि 4 नंबर का है तो ऐसे ही मिलेगा ना। तो मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 का है तो 4 ही मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स का है, बायो का है या केमिस्ट्री का है। ठीक है, अब मान लो फिजिक्स वाला कोई क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब उसमें भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से भी नंबर तो दोनों के 4-4 ही आएंगे। नहीं सर, मैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आऊंगा, थ्योरी वाला नहीं सॉल्व करके आऊंगा, मेरे को तो न्यूमेरिकली करना अच्छा लगता है। पर अच्छा, तुम्हारा गया भाड़ में। यदि नंबर तो दोनों का बराबर मिल रहा है ना, तो थ्योरी वाला इजी सॉल्व हो पा रहा है तो उसको कर लो, न्यूमेरिकल वाला सॉल्व हो रहा है उसको कर लो। अब मैं बायो पर आऊं तो बायो में क्या है, जितने एनसीईआरटी पढ़ ली और एज इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा 100%। मैं टॉपिक बता दूंगा लास्ट में तुम्हारे को, उसके अंदर तुम्हारा बता दूं इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो वो पढ़ के ही जाना है। तो मान लो उसके अंदर, मान लो तुम्हारे 50 क्वेश्चन भी आते हैं तो 50 में से तुम लोग 45 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, मान लो तुम्हारी फिजिक्स यदि थोड़ी नॉर्मल भी हो जाएगी, फिजिक्स में मान लो तुम्हारे 40 ही सही हो पाए, पर बायो में यदि तुम लोगों ने 45 सॉल्व कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट ये भी बहुत मुश्किल है 40 लाना। उसको कंपेयर कौन कर पाओगे, फिजिक्स और नहीं, केमिस्ट्री और बायो से। केमिस्ट्री भी आसान होती है बट फिजिक्स बच्चों को हार्ड लगती है, होती नहीं है बट हार्ड लगती है, तभी तो बायो ली है बच्चे। तो ठीक है बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी पर फोकस करना, और पीवाईक्यू से पता चलेगा यार क्वेश्चन कैसा बनता है। तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करो, पढ़ो मस्त और एंजॉय करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।